बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की डेडलाइन खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी रह गए थे और दुनिया एक बड़ी और तबाहकुन जंग के हकीकी खतरे से दो चार थी, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3:32 पर अचानक मंजर बदला और एक ऐसा ऐलान सामने आया जिसने ना सिर्फ जंग का खतरा फौरी तौर पर टाला, बल्कि आलमी सियासत पर नुमाया गैर यकीनी का माहौल भी खत्म कर दिया। इस वक्त सदर ट्रंप ने एक ऐसी पोस्ट की जिसने सब अंदाजे और तज्जिए बदल डाले। ये ईरान के साथ 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी का ऐलान था और वो भी ईरानी शराइत पर। यह जंगबंदी अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई है, लेकिन राबिताकार और सालिस का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, जो अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद अक़वाम आलम का सिफारती दारुल हुकूमत बनकर उभरा है। आलमी शोहरत याफ्ता रूहानी शख्सियत हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहले ही ये पेशीन गोई या दुआ कर चुके कि वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे, और आज उनकी ये दुआ कबूल हुई है और पाकिस्तान से वो काम लिया जा रहा है जिसकी जानिब उन्होंने कई बरस कबल इशारा किया था। मेरा हक था, मैंने अदा कर दिया। उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान से काम लिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में वाज़ेह तौर पे ये कहा कि ईरान से मशरूत जंगबंदी का यह फैसला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ होने वाली बराह रास्त गुफ्तगू के बाद किया गया। यह दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर की जानिब से एक गैर मामूली एतराफ है, क्योंकि आलमी ताकतें अमूमन ऐसे फैसलों को अपने दाखिली या स्ट्रेटेजिक पस मंजर में जाहिर करती हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान का नाम मरकजी हैसियत के साथ लिया गया। इससे यह वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ जंगबंदी की अपील नहीं की, बल्कि काबिल अमल रास्ता भी पेश किया। अमेरिकी सदर की पोस्ट में यह भी वाज़ेह था कि यह जंगबंदी 2 तरफा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ईरान की जानिब से 10 निकात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज मौसूल हुई और उनका ख्याल है कि मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। उन निकात पर जुमे के रोज से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान ने नेक नियति से खत्ते में अमन कायम करने की कोशिश की। गजा के बाद ईरान के मामले पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली और दो टोक रहा, जिसने इंडिया और इजराइल में आहो बुका की फजा पैदा की है। भारतीय क़यादत तो इस हद तक झुंझलाहट का शिकार हुई कि पाकिस्तान के लिए गैर सिफारती जुबान का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया, जबकि इजराइल में भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को नापसंद किया गया। पाकिस्तान के लिए अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती तवाज़ुन कायम रखना आसान नहीं था। हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी, ईरान के साथ बेहतर होते ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बायस पाकिस्तान के लिए किसी एक फरीक का साथ देना आसान नहीं था, और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया और सिर्फ अमन की बात की, जिसने पाकिस्तान को तमाम फरीकैन के लिए एक काबिल कबूल राबिताकार और सालिस बना दिया। पाकिस्तान ने अपनी इस सिफारती हैसियत से फायदा उठाया और अमेरिका से अपील की कि वो ईरान के खिलाफ जारी जारहियत फौरी तौर पर रोके, और साथ ही ईरान से मुतालिबा किया कि वह अपना हरमुज खोलकर मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करे। यही वो नुक्ता था जिसने दोनों फरीकों को एक दरमियानी रास्ते पर आमादा किया। यूं जंगबंदी किसी कमजोरी का नतीजा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मफाहमत बन गई, जिसमें हर फरीक ने वक्ती तौर पे अपनी पोजीशन को महफूज रखा। ईरान की जानिब से इस पेशरफ्त को संजीदगी से लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने न सिर्फ जंगबंदी के अमल की हिमायत की, बल्कि खुलकर पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से मैं अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खत्ते में जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली अनथक कोशिशों पर दिली तशक्कुर का इजहार करता हूँ। उनका बयान यह जाहिर करता है कि ईरान इस सिफारती अमल को एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देख रहा है। यह पेशरफ्त सिर्फ एक जंगबंदी नहीं, बल्कि एक वसी तर मुज़ाकराती अमल का आगाज भी है। अमेरिका ने ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 निकाती मंसूबे को एक काबिल अमल बुनियाद करार दिया, जबकि इससे पहले अमेरिका ने खुद भी 15 निकात पर मुश्तमिल तजावीज पेश की, जिन्हें ईरान ने कबूल नहीं किया था। उन तजावीज का तबादला भी पाकिस्तान के जरिए ही किया गया था। यूं दोनों मुमालिक अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां मैदान जंग की जगह सिफारती मेज ने ले ली है और पाकिस्तान मेजबानी के फराइज अदा कर रहा है।
ईरान के 10 निकाती एजेंडे में जो निकात शामिल हैं वो निहायत अहम और दूररस असरात के हामिल हैं। उनमें खित्ते में जारी तमाम जंगों का खात्मा, ईरान के खिलाफ मुस्तकिल जंगबंदी, आबनाए हरमुज में आजादाना बहरी नक्लो हमल, ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली और ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी शामिल है। इसके साथ ही ईरान की तामीर नौ के अखराजात की अदायगी भी एक अहम मुतालिबा है जो इस तनाज़े को महज सिक्योरिटी का नहीं बल्कि मुआशी और सियासी मसला भी बना देता है। दूसरी तरफ अमेरिका इस सारे अमल को एक तवील मुद्दती अमन मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त के तौर पर देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि ज्यादातर तस्फिया तलब निकात पर इत्तफाक हो चुका, जो इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान की सालसी में होने वाले पसे पर्दा मुज़ाकरात पहले ही काफी आगे बढ़ चुके थे और आखिरी लम्हों में पाकिस्तान का किरदार मजीद अहमियत इख्तियार किया। यूं सवाल ये नहीं कि जंगबंदी क्यों हुई, बल्कि यह है कि यह मुमकिन कैसे हुई, और इस सवाल का जवाब वाज़े तौर पे पाकिस्तान के किरदार में छुपा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान से बैक वक्त राबिता बरकरार रखा और दोनों को जंगबंदी के लिए कायल किया। यह दो तरफा सिफारतकारी थी जिसमें एतमाद, तवाजुन और वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान ने इस मौके को सिर्फ एक सिफारती कामयाबी पर खत्म नहीं होने दिया बल्कि फौरन अगला कदम भी उठाया। अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत दी गई जहां दोनों मुमालिक की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। यह दावत महज रस्मी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कदम है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद को एक राबिताकार से बढ़ के एक मरकजी मुज़ाकराती सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले ये मुज़ाकरात न सिर्फ ईरान और अमेरिका के मुस्तकबिल के ताल्लुकात का रुख मुतय्यन करेंगे बल्कि पूरे खित्ते की सियासत पर भी असरअंदाज होंगे। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये मशरक़ वस्ता में एक नए तवाज़ुन की बुनियाद रख सकते हैं जहां ताकत की बजाय सिफारतकारी को फ़ाक़ियत हासिल होगी। ईरान में इस वक्त जश्न का माहौल है और ईरानी क़यादत अपने अवाम को यह पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि वो मैदान जंग में बरतरी हासिल कर चुके हैं और अब वो इस बरतरी को सिफारती कामयाबी में तब्दील करना चाहते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का यह कहना है कि ईरान मैदान जंग में बरतरी हासिल करने के बाद मुज़ाकरात कर रहा है, जो इस बात की निशानदही है कि ईरान खुद को कमजोर पोजीशन में नहीं देख रहा, जबकि अमेरिका इस अमल को एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। दोनों फरीकों की जानिब से अपनी अपनी कामयाबी के इन दावों के बावजूद मुज़ाकरात की मेज पर आने से यह जाहिर हुआ कि सिफारतकारी को एक और मौका दिया गया। गुज़श्ता एक साल के वाक़यात पर नजर दौड़ाई जाए तो एक वाज़ेह पैटर्न सामने आता है। मुज़ाकरात शुरू होते हैं, उम्मीद की फजा बनती है, फिर अचानक किसी न किसी महाज पर कशीदगी बढ़ती है और जंग छिड़ जाती है। यह सिलसिला दोबारा दोहराया जा चुका है और अब जब तीसरी बार मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार नतीजा कितना मुख्तलिफ होगा या दोबारा खित्ता एक नई जंग का सामना कर रहा होगा। ये खदशात इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते क्योंकि इजराइल की पूरी कोशिश रही है कि जंगबंदी ना हो, पाकिस्तान को क्रेडिट ना जाए। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू चाहता था कि ईरान को हकीकत में पत्थर के दौर में धकेल दिया जाए। उसने आखिरी लम्हों में ईरान की तेल तंसीबात पे हमले की पूरी कोशिश की कि जंगबंदी की हर उम्मीद तोड़ जाए, लेकिन इजराइल को एक बार फिर अपने मंसूबों में नाकामी हुई। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और इजराइल कभी मैदान जंग में आमने सामने नहीं आए, लेकिन गजा में हम कोशिशों के बाद अब ईरान और अमेरिका में जंगबंदी करवा के पाकिस्तान ने अमली तौर पे इजराइल को मैदान जंग से बाहर ही चारों शाने चित किया और ये एक साल से भी कम अरसे में पाकिस्तान की मार्का हक के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी है। ईरान की दाखिली सूरत हाल को इस पूरे मंजरनामे से अलग करके देखना मुमकिन नहीं है। सरकारी बयानात, मीडिया कवरेज में फतह, मज़ाहमत की दास्तानें, ये इस वक्त मंजरनामा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे मुख्तलिफ भी है। जंग के दौरान ईरानी फौज को नुमाया नुकसान उठाना पड़ा, उसकी अस्करी सलाहियतें मुतासिर हुई। पहले ही वो शदीद दबाव का शिकार मईशत थी जो मजीद कमजोर हुई। महंगाई, बेरोजगारी, ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियों के असरात ने आम शहरी की जिंदगी को मुश्किल बनाया और ट्रंप ने यह एतराफ किया कि ईरान को मुआशी बहाली में 20 साल लगेंगे। उसके साथ साथ दाखिली सियासी इस्तेहकाम भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। जनवरी में होने वाले हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे इस बात का इशारा थे कि अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। उन एहतजाजी मुजाहरों के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और अब उनमें से कुछ अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये इकदाम बज़ाहिर रियासती रट को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ यह खतरा भी मौजूद है कि ये मजीद अवामी रद्द अमल को जन्म देंगे जिनका इम्कान बज़ाहिर बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की कोशिशों के बावजूद ईरानी अवाम ने बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया।
ईरानी हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि वो एक तरफ बैरूनी दबाव का सामना कर रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पे अपनी गिरफ्त बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। और अमेरिका के लिए भी सूरत हाल इतनी सादा नहीं है जितनी बज़ाहिर दिखाई देती है। ईरान के मुतालिबात ऐसे हैं जिन्हें तस्लीम करना वाशिंगटन के लिए सियासी और स्ट्रेटेजिक तौर पे नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं। खास तौर पे आबना हरमुज का मामला एक मरकजी तनाज़ा बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि इस अहम आबी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदोरफ्त आज़ादाना तौर पर और मामूल के मुताबिक हो, क्योंकि ये आलमी तजारत खास तौर पे तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब ईरान इस पर कंट्रोल को अपनी खुद मुख्तारी और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का अहम हिस्सा समझता है और इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का सबसे पेचीदा और हसास मौजू है। ईरानी मीडिया यह तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी के ईरान के हक को तस्लीम कर लिया है, लेकिन अमेरिकी मौक़िफ़ उसके बिल्कुल उलट है। वाशिंगटन ने वाज़े तौर पर कहा कि ईरान को अपने मुल्क में अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये दो तरफ़ा इख्तलाफात मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की क़यादत अपने अवाम के सामने मुख्तलिफ बयानिए पेश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जंगबंदी बज़ाहिर एक वक्फा है, लेकिन दर हकीकत ये एक ऐसे अमल का आगाज़ है जो शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल, ज्यादा पेचीदा, ज्यादा गैर यकीनी है। और वाशिंगटन में मौजूद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान इस हद तक गहरा है कि मुज़ाकरात का हर दौर किसी नए तसादुम का पेशखैमा होगा। गुज़श्ता एक साल में 2 बार ऐसा हो चुका कि मुज़ाकरात जारी थे, उसी दौरान जंग छिड़ी। यही वजह है कि आने वाले 2 हफ्ते आसान नहीं होंगे। इस पूरे तनाज़े में इजराइल का किरदार गैर मामूली तौर पे अहम है, जो एक बार फिर अपनी हठधर्मी पर कायम है और उसने ये कहा है कि लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं होगा, जो इस बात का इशारा है कि खत्ते में कशीदगी के कई महाज अभी भी खुले हुए हैं। यह जिक्र करना भी जरूरी है कि ईरान ने लबनान में भी जंगबंदी का मुतालिबा किया था, लेकिन अब लबनान में जंगबंदी ना होने का सादा सा मतलब है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त लड़ाई अगरचे रुक चुकी है, लेकिन प्रॉक्सी महाजों पर जारी है, जैसा कि आज भी इजराइल ने लबनान पर हमले किए। इस पूरे बहरान के दौरान एक दिलचस्प पहलू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल बदलती हुई डेडलाइंस रहीं। 21 मार्च को 48 घंटों की धमकी, 23 मार्च को हमलों को मौखिर करना, 27 मार्च को मजीद मोहलत, 6 अप्रैल के करीब एक नई वार्निंग, जिससे यह वाज़ेह होता है कि अमेरिका खुद भी एक वाज़ेह हिकमत अमली की बजाय हालात के मुताबिक फैसले कर रहा था। अमेरिकी सदर के इस गैर यकीनी रवैये पर न सिर्फ ईरान की जानिब से तनकीद की गई, बल्कि यह रवैया खुद अमेरिका के अंदर भी तनकीद का बायस बना। अमेरिकी सियासत के अंदर से भी सदर ट्रंप की पॉलिसी और बयानात पर शदीद तनकीद जारी रही। रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं ने खुलकर ट्रंप के बयानात पर एतराज किया। ऑस्टिन स्कॉट ने उन्हें गैर मौसर करार दिया। नेथियल मोरान ने वाज़ेह कहा कि किसी तहजीब को तबाह करने की बात करना अमेरिका के उसूलों के खिलाफ है। अमेरिकी मीडिया की कदामत पसंद शख्सियात जैसे टकर कार्लसन और एलेक्स जॉन्स ने भी सदर ट्रंप के जारहाना बयानात को तनकीद का निशाना बनाया। यूं इस दाखिली दबाव ने भी मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ आलमी मईशत भी इस तनाज़े के असरात से महफूज नहीं गई। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इस बात का सबूत है कि यह तनाज़ा सिर्फ इलाकाई नहीं, आलमी अहमियत का हामिल है। और जंगबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में कमी जरूर आई और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल से भी कम हो चुकी है, लेकिन यह अब भी उस सतह से ज्यादा है जो तनाज़ा शुरू होने से पहले थी, जिसका मतलब यह है कि गैर यकीनी की सूरत हाल अब भी बरकरार है। जंगबंदी का असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 12,900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आने वाले 2 हफ्ते फैसला कुन है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका में मुतहर्रिक सहूनी लॉबी कभी नहीं ये चाहेगी कि खत्ते में अमन व अमान कायम हो और उसका सेहरा पाकिस्तान के नाम हो। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात में सालसी करने वाले मुमालिक बशमूल पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा विंस्टन पीटर्स ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की कोशिशों को सराहा, जबकि पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने पाकिस्तान के मौसर और खामोश किरदार पर शुक्रिया अदा किया। मगरबी तज्ज़ियाकारों ने इस कामयाबी को पाकिस्तान की तारीखी सिफारती फतह करार दिया है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से मुंसलिक सहाफ़ी ने यह लिखा कि यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती जीत है। जनूबी एशियाई उमूर के माहिर अमेरिकी तज्ज़ियाकार माइकल कोगलमैन ने कहा कि यह पाकिस्तान की गुज़श्ता कई बरसों में सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। यूं इस वक्त दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर है, जहां यह तय होना है कि क्या सिफारतकारी बंदूकों और मिसाइलों की घनगरज पे गालिब आएगी या नहीं। इसी पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये जो मंजरनामा इस वक्त पनप रहा है, बन रहा है, तरतीब पा रहा है, ये
कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, जुमे को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ताकि 2 हफ्ते की ये जो डेडलाइन है जो मुज़ाकरात के हवाले से एक नई डेडलाइन है, क्योंकि डेडलाइन से हम देखते आ रहे हैं तो अब ये जंगबंदी भी एक डेडलाइन की सूरत ही है, हमें अब तक जो मालूम पड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका हासिल हुसूल क्या होगा, आउटकम इसका क्या निकलेगा और पाकिस्तान के लिए एडवांटेज क्या है, मुश्किल क्या है? पहली बात तो यासर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी आज टेम्परेरी जंग बंदी हुई है, इस पे यकीनन दुनिया में बहुत रिलीफ के साइंस आ रहे हैं। हर जगह शुक्रिया पाकिस्तान हो रहा है, जो जस्टिफाइड है। अभी ये जो 2 दिन आने वाले हैं वो क्रिटिकल होंगे, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त दोनों टीमें, दोनों तरफ के जो डेलीगेट्स आएंगे। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आया कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक, अगर आ भी जाए तो भी फिर ये है कि दोनों वफूद जो हैं वो आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे, और हमारा काम सिर्फ ये होगा कि दोनों के दरमियान सिर्फ ये नहीं होता है कि अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ वो बात कर सके। ये ना हो कि आपस में मुद्दा-मुद्दी हो जाए। अभी अगर हमने पैगाम रसानी की है तो पैगाम रसानी के लिए तो और ममालिक खुद को भी पेश कर चुके थे। रशिया भी पेश कर चुका था, चाइना भी पेश कर चुका था, तुर्किया ने भी कहा, मिस्र ने भी कोशिशें की, सऊदी अरब भी लगा हुआ था, और भी बीच में ममालिक थे जो कह रहे थे कि नहीं, जंगबंदी होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए। लेकिन वो काम चले पाकिस्तान से ले लिया गया। पाकिस्तान से जो काम लिया गया है एक मेजबानी के हवाले से, हमारे लिए तो चले एक हद तक अच्छा इकदाम है, इस उम्मीद के साथ कि उसके नतायज कुछ बेहतर निकले। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में आपको भारत का किरदार क्या दिखाई दिया है? भारत किस हद तक सिफारती तन्हाई का शिकार है? और भारत ने अभी इस जंगबंदी के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि निगोशिएशन होनी चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे थे डी एस्केलेशन होनी चाहिए, उसका किरदार कैसा है? देखिए, इस सारे झगड़े में मैं समझता हूं कि हमारी कामयाबी बिल्कुल साफ नजर आ रही है, लेकिन हमें भारत के एटीट्यूड पर बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं कोई तवज्जो नहीं देता भारत के रवैये पे, मैं वक्त ही नहीं जाया करना चाहता, बिकॉज बेसिकली वी हैव नथिंग टू डू विद इंडिया एट दिस स्टेज। हमारे लिए जो चैलेंज है हम उस पे फोकस्ड रहें। शमशाद खान साहब, ये बताएं सर, ये बताएं कि ये जो इन दोनों ताकतों के मुआहदे होने हैं उसमें से बीच की चीजें निकलनी है। अब एक तरफ ईरान की डिमांड्स को अगर देखा जाए वो ये है कि उस पर से पाबंदियां उठाई जाएं। क्या ये डिमांड अमेरिका कबूल करेगा? और अगर ईरान पर से पाबंदियां उठाई जाती हैं तो मजबूरी तौर पे ईरान को भी फायदा होना है, खित्ते के दीगर ममालिक को भी, तो हमें उसका क्या फायदा होना? फिर वही बात आ जाती है कि हमें क्या फायदा होगा। देखिए, इस वक्त बात हो रही है जंग की। जंग खत्म होनी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उससे दुनिया को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी चोक हो गई है। नुकसान इस वक्त हमें, सबसे बड़ा तो नुकसान हमें भी हो रहा है, चीन को भी हो रहा है, पूरी दुनिया को हो रहा है। तो इस वक्त ये मत सोचें कि पाकिस्तान को क्या फायदा होना है। पाकिस्तान, इसे ये सोचना है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या किरदार अदा कर सकता है या कर रहा है। मैं सारी तवज्जो इस पे रखता हूँ, और मैं साथ मुझे ये भी पता है कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि हम इस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। या सर, एक चीज सुन लीजिए, ये बात अब मुझे रोकिए ना, मैं मुकम्मल कर दूंगा। जी जी। कि इससे पहले, आज से यानी दहाइयों पहले, 1971 में उस वक्त अमेरिका का सदर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन लाहौर आया था, हमने ग्लोबल आसांत पैदा किया था उस वक्त पाकिस्तान ने, और उस वक्त एक मिलिट्री डिक्टेटर था यहाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, पर्सनैलिटीज डू नॉट मैटर। और हमारे यहाँ मुल्क में जितने भी बड़े फैसले हुए हैं, तो उस वक्त निक्सन आया और उसने याहिया खान को 1-on-1 मीटिंग में, सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद था सुल्तान होसन, रिक्वेस्ट की थी कि आपके अपने दोस्त चीन के साथ हमारी सुलह करा दे। तो याहिया ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन उसने कहा कि हो ये सब सीक्रेट, यानी किसी को पता न चले, क्योंकि मेरे मुल्क का मीडिया, मेरी ऑपोजिशन, वो सब मेरे खिलाफ है, तो ये किसी को पता न चले। तो याहिया ने कमिट कर लिया, और ऐसी डिप्लोमेसी थी कि वो फिर मैसेंजर्स के जरिए कंडक्ट हुई थी। एक हमारा डिप्लोमेट था बशीर बाबर, उसको चुना गया था एमिसरी, उसको एक लिफाफा देता था, हाथ से टाइप भी नहीं होते थे मैसेज,
जो या खां हाथ से लिखता था वो उसको देता था, सील होके वो अमेरिका जाके उसने आगा हिलाली हमारा एम्बेसडर उसको दिया। एम्बेसडर को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। वो एम्बेसडर हिलाली और लिफाफा किसिंजर को, हेनरी किसिंजर को देता है। हेनरी किसिंजर उसका जवाब लिखता है, वो फिर देता है और फिर वो मिस्री वहां से वो जवाब लेकर आता है। इस तरह डिप्लोमेसी की थी। और 2 महीने के बाद हेनरी किसिंजर वॉज इन पाकिस्तान, क्योंकि चाइना से एग्री हो गया था कि बिल्कुल हम करेंगे, अब आ जाए। तो किसिंजर का हमने फिर एक दौरा अमेरिका चाइना का अरेंज किया, खुफिया। वो आया यहाँ और हमने मीडिया में ये मशहूर कर दिया था कि किसिंजर को डेली बैली हो गई है, वो जो होती है ना आम खाने के बाद होती है, जो कि उसका पेट खराब हो गया है। तो एक जुलूस मोटर के लथियागढ़ी भिजवा दिया। असली किसिंजर को हमने अपने जहाज पे बिठा के, PI पे बिठा के चाइना भेजा और उसने जाके चोनलाई से और माओ जेतुंग से मुलाकात की। अमेरिका और चीन का रफरोशमा हो गया। यानी इतना बड़ा वाकया है वो दुनिया की तारीख में, और उसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और उसका किरदार जो था वो जनरल याहिया खान था। आज बिल्कुल उसी किस्म का वाकया हो रहा है कि सब कुछ हो रहा है और एक आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा है जो क्रेडिट ले रहा है, लेकिन असल क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल का है। क्योंकि असल बातचीत जो हो रही है वो JD वांस से हो या किसी और से, वो हमारा फील्ड मार्शल कर रहा है। तो इस लिहाज से क्रेडिट पर्सनैलिटीज को नहीं जाता, पाकिस्तान को जाता है और मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। शमशाद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एडिटर डेली टाइम्स वाशिंगटन DC से दुर्रे अकरम साहिबा ने। दुर्रे अकरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन अमेरिका से गीती आरा अनीस साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। गीती साहिबा, मैं आपका भी मशकूर हूँ। गीती साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ। अगर मुज़ाकरात जो है जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, उसकी बात करें कि मुज़ाकरातकार कौन होंगे, तो अमेरिका की जानिब से JD वैंस और विटकॉफ के आने की उम्मीद है, जबकि ईरान की जानिब से कालिबाफ जो उनकी पार्लियामान के स्पीकर हैं और इराक़ची जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं वो हो सकते हैं। तो इन मुज़ाकरातकारों की शख्सियत को अगर देखें तो ये अपनी डिमांड्स में कितनी लचक दिखा सकते हैं? देखिए यासर, एक तो ये है कि जो भी आएगा वो अपने एक लिमिटेड स्कोप के साथ आएगा, जो स्कोप उसको सदर ट्रंप देंगे, और उसमें शख्सियत इतनी मैटर नहीं करती। किसी हद तक इसलिए मैटर करती है कि ईरान ने पिछली बार जब मुज़ाकरात किए थे, जब नेगोशिएशंस हुई थी, तो उस वक्त जो थे जैरेड कुशनर, जो कि सदर ट्रंप के दामाद भी हैं, और जो है स्टीव विटकॉफ, वो मौजूद थे। अब जाहिर है कि वो तो नहीं चली, उनके बाद तो बाकायदा एक जंग शुरू हो गई। तो ईरान का उन पे से तो एतमाद काफी हद तक उठ चुका है, वो कह भी चुके हैं। जबकि JD वांस दूसरी तरफ न्यूट्रल रहे थोड़े, वो बहुत ज्यादा प्रो वॉर थे भी नहीं, वो इतने हॉकिश नहीं है ईरान की जंग के हवाले से। तो ईरान ने बीच में कई बार जो है उनका नाम लिया है, वो किसी ना किसी हद तक उनको लूप में रखा भी गया है। बल्कि पिछले दिनों जब ये बात हो रही थी, कि पहले ये बात हुई थी कि मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में, तो ये बात भी सामने आई थी कि JD वांस ही थे जिन्हें पाकिस्तान जाना था। तो अब दोबारा क्या वही जो है क्या कहते हैं आप, समझें कि उन्हीं लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं या नहीं, ये तो ज्यादा दिन नहीं है, कल तक ज्यादा से ज्यादा पता चल जाएगा। क्योंकि अगर जुमे को ये मुज़ाकरात होंगे तो जाहिर है कि ये फाइनलाइजेशन हो जाएगी। अलबत्ता अभी तक व्हाइट हाउस ने इस बात की को नहीं माना कि हम फ्राइडे को किसी को भी भेज रहे हैं या हिस्सा ले रहे हैं इन मुज़ाकरात में। मगर मेरा ख्याल है कि ये बात सामने आ जाएगी, डेफिनेटली कोई ना कोई जरूर जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये आखिरी दम तक, कल शाम तक भी इन्होंने पूरी दुनिया को लटकाए रखा, कुछ नहीं बताया। तो मेरा ख्याल है आजकल ये उनका एक तरीकेकार चल रहा है कि वो बहुत देर तक सस्पेंस में रखते हैं। बट डेफिनेटली जब आमने सामने मार्केट को झटके देने के हवाले से भी ये देरी जो है ये काफी फायदेमंद साबित हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं आपकी जानिब गीती साहिबा आऊंगा, मैं मौक़िफ़ जो है वो दुर्रे अकरम साहिबा को इसमें शामिल कर लूं। दुर्रे अकरम साहिबा, आप क्या समझती हैं कि क्या इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान अपनी डिमांड सामने रख सकता है? ख़ास तौर पर जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उसका जो मुआहदा ताखीर का शिकार हुआ था वो सामने आ सकता है, या फिर अभी ये मौका नहीं है और दो तरफा जो अभी टेंशन्स चल रही हैं सिर्फ उसी का हल हो जाए तो काफी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबली इन पिछले 1 महीने में रिएक्ट और एक्ट किया है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा यही है कि पाकिस्तान घी में भंगार नहीं डालेगा और पाकिस्तान
इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट के जो निगोसिएशंस है वही फुलफिल हो जाएं और हम टुवर्ड्स पीस वॉक कर सकें. ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू निगोसिएशंस तो दोनों साइड्स ने जो नुकात सामने रखे हैं, निगोसिएशंस का मतलब ये नहीं होता कि अमेरिका की सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी या ईरान की सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी. इट्स बेसिक डिप्लोमेसी, इट्स बेसिक स्टेट क्राफ्ट के दो कोर डिमांड्स होती हैं जिनके इर्द गिर्द जो बाकी डिमांड्स होती हैं ये तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग के लिए और दूसरी साइड को रिलैक्स करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए ही रखे जाते हैं कि जी बिल्कुल आपके ही कहने पर हम अपनी इस डिमांड से तो विड्रॉ कर रहे हैं. जिस तरह ईरान की बेसिक डिमांड ये है कि ईरान ये कहेगा कि जी मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूं लेकिन मैं फी चार्ज करूंगा. दैट कैन नॉट गो वेल विद अमेरिका, दैट कैन नॉट गो वेल विद एनी अदर इकोनॉमी. तो जाहिर है 2 मिलियन से बात शुरू होगी, फिर वो 2 लाख पे भी आ सकती है, 2000 पे भी आ सकती है. तो दैट इज हाउ नेगोशिएशंस आर they proceed, that is how negotiations are processed. जहां तक जोहरी तवानाई की बात होती है उसके ऊपर भी मेन पॉइंट जो है वो यही है. हाँ, लेकिन बात इस टाइम ये जरूर है कि अमेरिका और ईरान के साथ साथ इसराइल भी एक पार्टी है जिसके साथ पाकिस्तान के डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है. तो पाकिस्तान कैन नॉट बी अ नेगोशिएटर पर से, इट इज अ फैसिलिटेटर एंड इट इज प्लेइंग इट्स रोल रियली वेल एज अ फैसिलिटेटर. अच्छा, गीती आरा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जियो पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए, ईरान अमेरिका जंग का खात्मा अगर हो जाता है, पाकिस्तान की ये सिफारती कामयाबी जिसका अब दुनिया एतराफ़ कर रही है वो पाया तकमील तक पहुंचती है और पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, तो आप फिर रीजनल ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे तब्दील होता देखती हैं? इस जंग के बाद अमेरिका क्या अपनी वाहिद सुपर पावर होने का स्टेटस जो है उसे बरकरार रख पाएगा? देखिए, अमेरिका का जो वाहिद सुपर पावर होने का स्टेटस है वो तो चैलेंज ऑलरेडी हुआ है, उसमें पाकिस्तान का कुछ खास लेना देना नहीं है. अगर अलबत्ता आप रीजनल पावर की जो बात कर सकते हैं कि वहां पे जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है, और वो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है. मतलब ये मैं नहीं कह रही या आप नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है. तो जिस तरह की डिप्लोमेसी हमने देखी है और इतनी सख्त जो सूरत हाल है, मैं अपने व्लॉग में भी ये कह रही थी कि पाकिस्तान बहुत एक टाइट स्पॉट में था. हमारी जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, और जो हमारी डेमोग्राफिक है, जियोग्राफी है, वो बहुत मुख्तलिफ है दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उस इलाके के. तो हमें बहुत कुछ देखना था और हम बहुत फंसे हुए हैं और फंसे हुए थे, और इससे बेहतर एग्जिट किसी किस्म का भी, ट्रूथ तक पहुंचना भी, पाकिस्तान का यहाँ तक भी इस मामले को लाना जो है वो कम से कम जो रीजन की हद तक, जिस तरह खास तौर पर इंडिया के लिए जो एक अपने आप को विश्व गुरु का लफ्ज इस्तेमाल करने लग गया था, उनकी तो तमाम ख्वाहिशात बिल्कुल मलिया मेट हो चुकी हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो इतना पीछे रह गए हैं हर तरह से कि मेरा नहीं ख्याल उनके पास अभी कई साल भी खड़े होने की कोई गुंजाइश है. और हमारे लिए ये बेहतर है कि जाहिर है कि हमारे साथ चाइना है उस इलाके में. अगर ईरान भी अगर एक बेहतर सूरत हाल की तरफ चला जाता है, कुछ सैंक्शंस कम हो जाती हैं, उनकी मुआशी सूरत हाल बेहतर होती है, तो जाहिर है रीजन में मजबूती आएगी और अफगानिस्तान से भी जो हमारे मामलात हैं उनको हम बेहतर तरीके से डील कर सके. तो पाकिस्तान की तो के लिए तो ये बहुत ही अच्छी और खुशाइंद जो है चीजें सामने आएंगी. इसमें से इसकी पाकिस्तान के लिए अच्छी और खुशाइंद चीजें सामने आएंगी. दुर्रे अकरम साहिबा, खलीज की अगर बात करें तो क्या ईरान खित्ते की बड़ी ताकत बन के उभरेगा या फिर अरब ममालिक के साथ जो बढ़ती है एतमादी है उसके बायस वो पहले की तरह आइसोलेशन में ही नजर आएगा? अच्छा, यहाँ पे दो मेजर साइड बाय साइड डेवलपमेंट्स हैं. अरब कंट्रीज जो हैं, जो भी खलीजी रियासतें हैं, उनका अमेरिका और जो प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर तो बदएतमादी साफ जाहिर है. टू द पॉइंट कि हमने बार बार ये न्यूज रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को भी हम रोल बैक कर सकें. दूसरी तरफ चाइना का इन्फ्लुएंस भी सामने है, और तीसरी तरफ ईरान अगर सिर्फ और सिर्फ अपनाए हॉर्मुज के ऊपर ही अपने स्टांस को पे विंडिकेशन लेने में कामयाब हो जाता है, स्टांस को एक्सेप्ट कराने में कामयाब हो जाता है, तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी. लेकिन ईरान कैन नॉट रियली बी अ वर्ल्ड पावर. ऑफ कोर्स मेरा जाती ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में हम मल्टी पावर पैरिटी स्ट्रक्चर जरूर देखेंगे, जिसके अंदर अमेरिका ने तो अपना इन्फ्लुएंस, अपनी सिग्निफिकेंस लूज कर ही रहा है, लेकिन साथ ही जो मिडिल पावर का राइज है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें तुर्की शामिल है, जिसमें टू सम एक्सटेंट इजिप्ट भी शामिल है, और अब चाइना का इन्फ्लुएंस भी शामिल है जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर अगर देखा जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि इनकी ही गेम हम देखी जाएगी, और और जो अरब कंट्रीज हैं
वो इन मिडिल पावर्स के साथ ही अपने एग्रीमेंट्स को ज्यादा मजबूत करती हुई दिखाई देगी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हमारे सामने है, दूसरी तरफ यूएई ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ वही एग्रीमेंट की फोल्ड के अंदर शामिल होना चाहता है या फिर अपना यूनिक आइसोलेटेड एग्रीमेंट करना चाहता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम यही एग्रीमेंट्स आने वाले वक्तों में ओमान के साथ भी देखेंगे, कतर के साथ भी देखेंगे, और शायद इस तरीके से ही ये जियोपॉलिटिकल ऑर्डर मुआहिदात का जो दायरा है वो मजीद फैलेगा मुस्तकबिल करीब के अंदर। गीती आरा साहिबा, अगर आप बयानात को देखें तो दोनों तरफ अमेरिका और ईरान दोनों इस वक्त अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और ईरान सड़कों पे अपने अवाम को निकाल के झंडे लहरा के। तो इस जंग का फाते कौन है? और साथ में ये कि इस बात की गारंटी क्या होगी कि इजराइल कोई मिस एडवेंचर नहीं करेगा? लेबनान के ऊपर फिर से हमला किया हुआ है, वो तो इस जंगबंदी को नहीं मानता कि मैं ईरान के ऊपर तो हमला नहीं करूंगा लेकिन लेबनान के ऊपर करूंगा। तो फिर आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? देखिए, तो यासिर ये तो है कि जंग खत्म हुई भी नहीं है, ये तो एक ट्रूस है, सही लफ्ज तो इसके लिए ट्रूस है। ये तो अभी पीस टॉक्स, अभी नेगोशिएशन बाकी है होनी, ये एक पॉज है जो कि लिया गया है और आगे सूरत हाल कुछ भी बन सकती है। और इसराइल का किरदार बहुत शेडी है, बहुत मशकूक है और उसके तमाम तर जो डांडे हैं उसी चीज से मिलते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ जो वो बहुत सालों से लगा हुआ है और उनका तो 40 साल पुराना ख्वाब था। वो नेतन्याहू खुद कह चुका है कि मैं इसराइल जो है ईरान पर हमला करना चाहता था। तो ये मामलात उनके लिए हजम करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये बिल्कुल बात ठीक है। पाकिस्तान को भी शक है, ईरान को भी शक है और कि वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और हाँ, लेबनान वाला मामला तो उन्होंने कल रात को ही फारिग कर दिया था, उन्होंने कहा हमने तो इस पर एग्री ही नहीं किया। और आज की भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल ये कह रहा है कि हमें लास्ट मिनट के ऊपर बिल्कुल जो है बताया गया है, हमें ग्रेटर जो लेवल पे एक बड़ी सतह पे जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी हमें उस वक्त हमसे डिटेल्स शेयर नहीं की गई। तो अब उनसे तो किसी भी गड़बड़ की उम्मीद रखें, वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम ये खुद बना के नहीं कह रहे अपनी तरफ से बातें। मसला ये है कि गाजा में सबने देख लिया है कि उन्होंने क्या किया है। तो वहां तो वो एक दिन ऐलान करते थे सीज फायर का, अगले दिन उठ के वो अचानक बमबारी शुरू कर देते थे इलाकों में। यहाँ वो शायद वैसे नहीं कर सके क्योंकि आगे गाजा नहीं है, लेकिन मामलात में गड़बड़ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, बहुत माहिर है इस काम में। तो अच्छा, ये तो आप बिल्कुल जो है खातिर जमा रखेंगे, कुछ भी हो सकता है। एक शक का अंसर तो इस जमीन के अंदर है कि ये वो मरहला है कि जिसमें उधर से जो है वो कोई ना कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है, जिसका खुमियाजा जो है बहुत सौ को भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया गीती आरा अनीस साहिबा, दुर्रे अकरम साहिबा सबक देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मजीद जो एंगल्स हैं या मजीद जो पहलू हैं उसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का जो मंजरनामा है, आज की जो पाकिस्तान की फतह है जिसकी दुनिया मोतरफ है, ये यहां तक का सफर पाकिस्तान ने कैसे तय किया, आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या होगा, खत्ते की क्या सूरत हाल होगी, इसी बारे बात करेंगे। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, आपके वक्त का मशकूर हूँ। दिफाई तजियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। एडमिरल साहब, आपका भी मशकूर हूँ। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। सर, एक साल पहले सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान भारत की जंग रुकवा रहे थे। आज वजीर आजम पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो वो एक बड़ी जंग को रुकवा रहे हैं और उस जंग को रुकवाने का जो सहरा है वो पाकिस्तान के सर है। तो आखिर एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता था, वो सिफारती तौर के ऊपर अपनी अहमियत इस कदर बढ़वा चुका है कि दो ऐसी ताकतों के दरमियान जंगबंदी करवा रहा है जो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं? लेकिन हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक हैसियत अता की थी, अब हमने उसको एक्चुअलाइज करना शुरू कर दिया है कि जो चाहे वो जोग्राफियाई हैसियत है, चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हैं, या ये जो हमारे अवाम की और आर्म फोर्सेस की यकजहती है, ये सब कुछ मिला जुला के जब आप देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि दुनिया को एक बात बड़ी समझ आ गई है। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि इस खित्ते में ना तो कोई ताकत आ सकती है, ना ही निकल सकती है पाकिस्तान की मदद के बगैर। नंबर 2, पाकिस्तान इस वक्त एशिया में अगर आप देखते हैं, वेस्ट एशिया देख लें, साउथ वेस्ट एशिया देख लें, सदर्न एशिया देख लें आप, ये उसके एक पिवट है उसकी। और बहरे हिंद में जहाँ मौजूद है पाकिस्तान, वो तो मौजूद है ही है। फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ताकत अता की है। फिर नंबर 3, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर से भी नवाजा है और पाकिस्तान ने जिस
मैं समझता हूँ सोच समझ के जिस बुरदबार तरीके से जिस तरीके से ये काम संभाला है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खौफजदा था कि पाकिस्तान अपने आप को उस जगह पे लेके आया है, वहां पे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कुछ दांव पे लगाकर अपने आप को यहाँ पेश किया है। देखिए, पहले अफगानिस्तान से अमेरिका की जान छुड़ाई, पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर फिर अमेरिका की जान छुड़ाई है पाकिस्तान ने। अमेरिका को ये समझ आनी चाहिए इस बात की। बहरहाल बातचीत का आगाज होने लगा है, शायद दोनों तरफ से आ रही हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पर मैं अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करना चाहूंगा, खास तौर पर जब तक ट्रम्प साहब मौजूद हैं। उसके बावजूद भी, और साथ इजराइल मौजूद है, मैं कभी भरोसा नहीं करना चाहूंगा। यही वो सबसे बड़ा नुक्ता है, वरना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले ही मौजूद थी ना यहाँ पर। किसी ने कभी को रुकावट नहीं डाली थी, ईरान ने रुकावट नहीं डाली थी, कभी भी थ्रेट देते रहे, कभी किया नहीं था उन्होंने। अब ईरान को भी एहसास हो गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कितनी अहम है, वो अभी आइंदा भी इश्तिहार के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ईरान के साथ और ईरान की बैक पर जो लोग जिन्होंने काम किया है, पाकिस्तान है, लीड में तुर्किया है, मिस्र है, और बहुत बड़ा किरदार चीन का और रूस का है। इससे ये उम्मीद तो ये है कि ईरान ये काम दोबारा नहीं करेगा। लेकिन ट्रम्प साहब की गारंटी कौन देगा? ट्रम्प साहब की गारंटी की जब ये बातचीत का जब वो कल तो सारी दुनिया टेंटर हुक्मती के पता नहीं क्या होगा इसका। एक तो डर ये भी पैदा हो गया था कि खुदा न खास्ता कि ये गैर रवायती हथियारों के इस्तेमाल की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये पागलपन जो अमेरिका पर सवार है, इजराइल पर सवार है, उसका तो किसी तरफ जा सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम हुआ। अब यहाँ पर जो मसले बनने वाले हैं वो चंद एक हमें समझ लें। एक तो ये है, इसमें ईरान और अमेरिका दो फरीक नहीं है, इजराइल भी एक फरीक है जी। इजराइल ने अभी तक तो चुप करके बैठा हुआ है, लेबनान के अलावा बात नहीं की। जो और फरीक है उनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि एक सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा फरीक है, कतर फरीक है, यूएई फरीक है। इनके आपस में जो सोच है वो भी एक मसला बन सकती किसी स्टेज पर आकर। सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी समझदारी का सबूत दिया, बावजूद इसके कि उनके इलाके पर हमले हुए हैं, उन्होंने कोई रिटेलिएट नहीं किया, और इस वजह से भी पाकिस्तान को तक़वियत मिली। और पाकिस्तान ने जो ईरान को बात समझाई, ईरान ने बात समझी, ईरान को भी ये बात समझ आई कि भाई पाकिस्तान उनके साथ मुखलसाना कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा और बहुत कुछ पाकिस्तान ने किया ईरान के लिए, वो तो खैर मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये है कि अब पाकिस्तान की जो हैसियत दुनिया में तस्लीम कर ली गई है, इस हैसियत को बरकरार रखना, इससे आगे चलना, ताकि पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान भी तरक्की करे। मजमूई तौर पे पाकिस्तान भी उसका फायदा उठाए। दुनिया को तो हम फायदा दे रहे हैं, पाकिस्तान भी उसका फायदा उठाए। एक अहम उनसर है जिसकी तरफ जनरल साहब आपने इशारा किया। एडमिरल साहब, मार्का हक की अस्करी फतह और फिर एक ही साल के बाद पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो सिफारती फतह है, इससे पाकिस्तान का इमेज और आलमी स्टेचर जो है ये कितना तवाना और बुलंद हुआ है कि कामयाबी के इस सफर की कंटिन्यूटी के लिए क्या इकदाम जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारी मजीद बढ़नी है। जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम एक मौके पे पाकिस्तान ने अपनी जो सफारतकारी में जो कामयाबी हासिल की है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और ये मेरे ख्याल है इस सदी का शायद बहुत ही बड़ा एक मार्का है जो कि अंजाम हुआ। देखिए इसके पीछे जैसे जनरल साहब ने भी बताया कि इसके पीछे पूरी जो नेशनल पावर है ना, जो क्यूमुलेटिव नेशनल पावर एंड विजडम है, वो एट प्ले है। इसमें पाकिस्तान की ये जो सफारती कामयाबी है, इसको आप इस नज़र से भी देखें कि जो सारी पार्टीज थी इन्वॉल्व इस जंग के अंदर, उन्होंने इसके अंदर पाकिस्तान को वो क्रेडिबिलिटी दी जिसके बगैर के ये काम नामुमकिन था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में और जो इस जंग में जो पार्टीज थी उनके सामने एक बहुत ही एक क्रेडिबल पीस मेकर के तौर पे ये सामने आया है, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। और ये एक जैसे आपने कहा ना कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पहले हमने मार्का हक में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी हमें मिली, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद ये सफारती महाज पे ये उससे भी बड़ी कामयाबी मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत है और जो फौजी क़यादत है, इसके जो मुश्तरका एफर्ट्स हैं वो रंग लाई। और इसके पीछे ये इस बात का सबूत ये भी है कि
दैट मीन्स कि जो ये सारी पार्टीज हैं ये समझती हैं कि पाकिस्तान के पास वो सारी क्वालिटीज हैं, वो स्ट्रेंथ है, वो कैपेबिलिटीज हैं जो कि इसको इस काबिल बनाती हैं कि वो इतने बड़े मसले के अंदर एक पीस मेकर के तौर पे आया और उसने एक पीस डील करवाई और एक जंग जो कि एक बहुत ही खतरनाक जंग थी और पूरी ना सिर्फ ये कि खित्ता बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। उस तबाही के दहाने से पाकिस्तान ने जो 2 या 3 इसमें बड़े फ्रीक थे उनको वहां से रोका और उससे बल्कि वापस लेके आया और उस खाई के अंदर गिरने नहीं दिया। अभी इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस काम को हासिल करने के लिए जो हमने अहदाफ हासिल किए, इसको हासिल करने के लिए अभी जो मैच्योर करने के लिए, क्योंकि ये तो अभी एक स्टेप है, फर्स्ट फेज है। इसका जो अगला फेज है वो ये है कि इसका जो परमानेंट पीस इस खित्ते में आ जाए, इसको हासिल करने के लिए बहुत तगदो की जरूरत होगी, बहुत तगदो की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। जनरल साहब, पाकिस्तान से ये जो काम लिया गया है, मैं इब्तदाई के अंदर तज़किरा कर रहा था हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब का, कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से ये काम लिया जाएगा। पाकिस्तान से अब जो काम लिया जा रहा है ये बहुत सौ को हजम नहीं हो रहा, बहुत से ऐसी ताकतें हैं, बहुत से ऐसे अफराद हैं, बहुत से ऐसे गिरोह हैं जिनको हजम नहीं हो रहा। तो ये जो काम लिया जा रहा है इसकी अहमियत जो है ये आने वाले दिनों में क्या और बढ़ेगी? देखिए, पाकिस्तान अगर अपने माशी हालात को 50% भी दुरुस्त कर ले, इस वक्त पाकिस्तान इस रीजन में एक ऐसी कुव्वत के तौर पर आपको नजर आएगा कि जिसके लिए पूरी दुनिया, जो भी इस खित्ते में मामलात होंगे, पाकिस्तान से कसरत किए बगैर नहीं हो सकेंगे इसमें, क्योंकि बाकी सब कुछ मौजूद है। सिर्फ हमारा जो एक हमारी एक्चुअली झील है वो हमारी इकॉनमी है जो हम नहीं संभाल सके अभी तक। इसको संभाल लें, अपने अवाम के लिए बेहतरी का काम करें। तो आप देखिए मसाइल क्या है। मसाइल ये हैं कि ट्रंप साहब ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के पीछे नहीं आए। ट्रंप साहब खुद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप साहब खुद बाब अल मंदब पे कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप साहब उनके हवारी मिलकर वो अपने आप को समझने की पोजीशन में ले आए हैं कि अब ईरान को मारने के बाद वो रूस को भी प्रेशराइज करना शुरू कर देंगे और चीन के जो बढ़ते हुए कदम है इस खित्ते में उनको रोक देंगे वो लोग सारा कुछ। तो पाकिस्तान की अहमियत अगर आप जब देखते हैं ना इस सारे हालात में, तो इसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा मंसूबा काफी अरसे से ज़ेरे गौर था, कम से कम 2013 से तो मैं सुन रहा हूं उनसे, उस वक्त भी उनके एक रिपब्लिकन सेनेटर थे, उन्होंने कहा था कि वी शुड यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट ईरान। उस वक्त से ये इनके जो अज़ाइम थे वो सामने थे, इसमें रूस भी शामिल था। अगर अब पाकिस्तान ने जो काम कर दिया है इससे अमेरिका के बढ़ते हुए कदम तो रुक गए हैं, इजराइल के इक़दाम को भी ठेस पहुंची है। यहाँ पर ये पाकिस्तान के लिए जहाँ एक अपॉर्चुनिटी है वहां पर पाकिस्तान के लिए खतरा भी है। तो पाकिस्तान से काम तो लिया गया है और लिया जाएगा इंशाल्लाह। वो काम ये होगा कि अब जो चीन और रूस के इस खित्ते में जिस तरीके से मशरिक की तरफ ताकत का तवाज़न अभी बड़े वाज़े हो गया हुआ है, अमेरिका का ज़वाल तेज हो गया हुआ है, ये बड़े वाज़े है। मगरबी दुनिया मगरिब से मशरिक की तरफ ये जो इस वक्त झुकाव है और ये जो मुंतकली है उसमें पाकिस्तान से जो अभी काम लिया जा रहा है, मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को भी तदब्बुराना इक़दाम उठाना होंगे ताकि ये तसलसल आगे बढ़ता रहे और पाकिस्तान खित्ते का वो एक अहम मुल्क बने कि जिसके फैसले, जिसकी हाँ और ना जो है वो मुस्तकबिल में सभी को समत अता करे। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा से अपना वक्त देने के लिए, और वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। सर आपके भी मशकूर है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।